हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेन इवेंट ऑफ द रिवोल्ट 1857 की क्रांति का 4th पार्ट। ठीक है, आई थिंक सो पार्ट काफ़ी बड़े हो गए हैं, मतलब बड़े तो नहीं हुए पर 1 2 3 4 हो गए। आई थिंक आज में भी इसे फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया है इसमें, मेन इवेंट और रिवोल्ट। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन ज़रूर करूँगी। ठीक है, देखिए मेन इवेंट ऑफ द रिवॉल्व। तो देखिए क्या होता है इसमें, क्या कहते हैं, यानी इसने ये कहा है कि मेन इवेंट, इसका मतलब यह क्या है कि रिवोल्ट जिसके कारण हुआ था, रिवोल्ट जिसके कारण हुआ था वो मेन क्या था। देखो, स्मूथ ब्रोक मास्केट द मिलिट्री वर द रिप्लेस बाय द न्यू राइफल बिकॉज ऑफ द लाइट वेट। अब आप इसे समझिएगा, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो राइफल थी, इसे इमीडिएट भी लिख सकते हैं इसकी हेडिंग की जगह, और मेन रिवोल्ट भी लिख सकते हैं, मेन इवेंट भी लिख सकते हैं, मेन मिलिट्री कॉजेज़ भी लिख सकते हैं, इमीडिएटली मिलिट्री कॉजेज़। इसमें क्या कहा है कि जो कार्ट्रेज थी, जो हमारे सिपाहियों की कार्ट्रेज थी, वो पुरानी हो चुकी थी, गन उसे दूसरी चेंज की। तो जो दूसरी नई गन लाए थे उसमें क्या करा उन्होंने, उसमें इन्होंने एनिमल की चर्बी वगैरह लगा देते, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, चर्बी वगैरह लगा दी थी पिक की। तो इससे क्या हुआ, इससे मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी दोनों के दोनों सोल्डर को, ठीक है, अपने रिलीजियस कंसीडर, मतलब रिलीजियस पे ठेस पहुंची। उन्हें लगा कि जो ब्रिटिशर हैं उनके धर्म को क्या कहते हैं, उनके धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, मतलब ठेस पहुंचाना चाहते हैं, या ये कह दो डिस्टर्ब करना चाहते हैं, है ना। ठीक है, तो इसीलिए एक सोल्जर ने मना कर दी, फिर दूसरे ने कर दी, फिर इस तरह धीरे 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 अवध, कलकत्ता, ठीक है, बिहार, तो इन सब में फैल गया। उत्तर प्रदेश में काफ़ी इसके बहुत ज़्यादा का फैला था उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, द एंटायर रेजिमेंट वॉज द डिसबैंडेड एंड शोल्डर मस्ट देयर होम अवध। अवध में दूसरा था ये, जो अवध में सबसे ज़्यादा फैला था। ठीक है ना, शूटिंग द सेकंड मेजर ऑफ द मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने क्या किया कि जो सिपाही थे कहीं उसके ब्रिटिशर के, उन्हें मार दिया था। ठीक है, और वहाँ से भाग गया था। तो इसने जो ये किया था, ये जो घटना की थी मंगल पांडे ने, वो 29 मार्च 1857 में किया था। 2 ब्रिटिशर को मार दिया था। ही वॉज द सिक्वेंट कॉज इन हैंड। और फिर उसके बाद में क्या करा कि मंगल पांडे को पकड़ा। मंगल पांडे को पकड़ने के बाद में उसे हैंग कर दिया था, लटका दिया था। ठीक है, एंड जो 34 नेटिव क्या था इसकी, हिज रेगिमेंट 34 इन्फ्लेंटी वो disbanded the soldier to start marching towards। इसने कहा है कि मैटर प्रिसिपिटेड 23 अप्रैल 1857 में हुआ था, और 80 सोल्जर से 3 लाइट कैवली। ठीक है, 80 सोल्जर से इसमें। ओके, एंड नहीं देखिएगा अब आप, फिर क्या हुआ, 80 सोल्जर से 3 लाइट कैवली थी, रिफ्यूज टू द यूज़। तो 80 सोल्जर ने मना कर दिया था कैटराइज को, मतलब कि गन को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो फिर उन्हें 10 साल की क्या किया, उन्हें कुछ को तो बेदखल कर दिया। ठीक है, कुछ को मतलब कि जॉब से निकाल दिया गया, कुछ को सज़ा सुनाई गई। तो इन्होंने ऐसा किया है। फिर उसके बाद में ये जो विद्रोह है ये दिल्ली पहुंच गया था 11 मई 1857 में। ये जो है मेरठ पहुंच गया था ये रिवोल्ट, जहाँ पे बहादुर शाह जफ़र को, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र को एम्पायर घोषित कर दिया। ठीक है, कहने लगे कि भाई अब आप इंडिया के सबसे मोस्ट एम्पायर हो। तो रानी लक्ष्मीबाई
झांसी, तात्या तोपे और बेगम ऑफ द अवध ठाकुर कनवार सिंह ऑफ द अराह जॉइंड द अपराइजिंग। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने युद्ध लड़ा अंग्रेजों के साथ और कहा कि फिरंगी तुम भागो। देखिए बेगम ऑफ द अवध, बेगम ऑफ द अवध ने मराठा लीडर का मतलब कि साथ लिया था। और मराठा लीडर जैसे कि मराठा लीडर और बेगम ऑफ द अवध ये दोनों के दोनों नेपाल में चला गए थे। ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंट दोनों कहाँ चले गए थे, नेपाल में। अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवोल्ट क्या था ये था, देखो मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर लीडरशिप कर रहे थे इसकी। ठीक है ना। बट द रियल कमांड ले विद ए कोर्ट ऑफ द शोल्डर हेड बाय द जनरल भगत खान। जो अवध का था ये जनरल भगत खान हु हैड लीड द रिवोल्ट ऑफ द बरेली तोप। तो क्या हुआ, बरेली तोप जो थी, तोप थी वहाँ की, ठीक है, उसके साथ में लीड कर रहा था ये। एंड बॉट दैम टू दिल्ली, और दिल्ली गया अपने अवध के सारे वो सिपाही वगैरह को लेने गया था। ठीक है, सिपाही वगैरह को सबको वहाँ पर रखे, मतलब ये लीडर था। ठीक है, फिर ये दिल्ली गया था रिवोल्ट में। ओके, नहीं देखिए एम्पायर बहादुर शाह और एक ओल्ड पर्सन भी था बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये एक वीकनेस पर्सन था किंग का। अब देखिए यहाँ पे है कि कानपुर द नेचर जॉयज विद द नाना साहब। तो नाना साहब क्या थे, लीड कर रहे थे इसे। ठीक है, द अडॉप्ट सन ऑफ द लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड। तो अडॉप्ट सन था लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड का। रिफ्यूज द फैमिली टाइटल एंड बैनिश फ्रॉम द पुणे। ही लिव्ड नियर द कानपुर। ठीक है, कानपुर के पास में जो पुणे है उसमें रहते थे। तो नाना साहब इंग्लिश फ्रॉम द कानपुर प्रोक्लेम पेशवा एक्नॉलेज बहादुर शाह जफर इंडिया। तो ये सब है इसमें। ठीक है ना, इन्होंने क्या है, कानपुर के नियर बाय में रहते थे एंड पेशवा एक्नॉलेज बहादुर शाह जफर था। ठीक है, बहादुर शाह ने कमांडिंग द स्टेशन एंड सरेंडर, खुद को सरेंडर कर दिया था 27 जून को 1857 को। अब बेगम हजरत महल देखिए क्या है। बेगम हजरत महल लखनऊ में थी, उसका राज्य लखनऊ में था, तो लखनऊ से नेपाल भाग गई थी। अभी मैंने आपको दिखाया था। वेयर द रेवल्यूशन आउट ऑफ द 4 जून 1857 पॉपुलर सिंपैथी ओवर द वेलमिंगली इन फेवर ऑफ डिपोज नवाब। ठीक है, हिज सन बर्जिस खान। तो हजरत महल का कौन था, बर्जिस खान। तो ये जब छोटा था तो बेगम हजरत ने सारे जो रियासतें थी, पूरा शहर, पूरा स्टेट उसने संभाल रखा था। तो उसी के कहने पे युद्ध वगैरह होते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसके साथ में एक नवाब और मिलकर ये दोनों नेपाल भाग गए थे। उस समय हिंदू मुस्लिम की इक्वलिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इक्वलिटी हिंदू मुस्लिम की बहुत ज़्यादा थी। और हेनरी लॉस क्या था, हेनरी लॉस द ब्रिटिश रेजिडेंट द यूरोपियन इनहेबिटेड एंड फ्यू हंड्रेड लॉयल इन द रेजिडेंट। ठीक है, कि कुछ इसके अंडर में भी थे सिपाही हेनरी लॉरेंस के। हेनरी लॉस की डूइंग द सीज। एंड नेक्स्ट देखिए अब इसने क्या कहा, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट। तो एट बरेली खान बहादुर। ठीक है, बरेली में कौन था, खान बहादुर। आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन से शहर में कौन सा रिवोल्ट हुआ था, उसने कवर किसने किया था। ठीक है, आप लिख लेगा कि एट बरेली खान बहादुर। ठीक है, और इसने किया था सर कॉलिन कॉम्बेल ने। जो कंट्रोल कर रहा था वो कंट्रोल कर रहा था सर, आप लिख लीजिएगा क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन पीसीएस में पूछ रखा है इन्होंने। ठीक है,
सर कॉलिन कैम्पबेल। ये क्या कर रहा था, ये वहाँ पे इसे कंट्रोल कर रहा था, CAMPHEL। ओके, तो ये इसे कंट्रोल कर रहा था। अब बिहार में कौन था, बिहार में रिवोल्ट लीडर कन्वर सिंह, ठीक है, कन्वर सिंह था। एक बार बरेली में देख लीजिए कितने सोल्जर से, बरेली में 40,000 सोल्जर से, ठीक है। और बिहार में क्या कर रहे थे, कुंवर सिंह था। तो बिहार में इस कुंवर सिंह के अलावा एक और था स्टूडेंट, वो था अमर सिंह, ठीक है, अमन सिंह सोले। अमन सिंह भी था, ये दोनों थे, ठीक है। और इसे जो कंट्रोल कर रहा था बिहार को, ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी सन 2024 में दिसंबर के पेपर में। जमींदार था, पहले स्टेटमेंट में तो उसने ये पूछा था कि क्या जमींदार वो जगदीशपुर का था। देखिए जगदीशपुर का, क्या वो जगदीशपुर का जमींदार था। एंड सेकेंडली उसने पूछा कि उसने खुशी खुशी अंग्रेजों को अपनी अधीनता दे दी थी, मतलब अपना जो साम्राज्य था वो मतलब कि उसकी ब्रिटिशर के साथ में फ्रेंडशिप थी, या अपना वो दे दिया था उसने, अपना स्टेट दे दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन था इसमें, तो ठीक है, इसकी लड़ाई हुई है। और इसमें कौन था, विलियम टायलर, जो अगेंस्ट था, मतलब जिसने कंट्रोल किया था, TAYLOR, ठीक है, टायलर। अब नेक्स्ट देखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला फरीजाबाद, ठीक है, अहमदुल्ला फरीजाबाद। इसमें किसने किया था, इसमें भी सर कॉलिन कैम्पबेल ने किया था। इसमें भी यही कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। और क्या था इसका, ही वॉज ए नेटिव मद्रास, तो ये इसका नेटिव मद्रास था, और ये मूव हो गया था टू फरीजाबाद इन द नॉर्थ। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर टू द रिवोल्ट वॉज रानी लक्ष्मीबाई। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा है कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था जो लीडर थी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, जिसका बचपन का नाम मनु था। और ये लीडरशिप ऑफ द सिपाहीज के झांसी की थी। डलहौजी उस समय जनरल गवर्नर था। इसने इसके साथ में डॉक्ट्राइन टोटल लेप्स की संधि लगाई हुई थी, ठीक है। तो ये इसका स्लोगन था, बैटल में चिल्लाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ठीक है। और उसने तात्या तोपे के साथ में मिलकर, तात्या तोपे थे, नाना साहब थे, तो उसके साथ में मिलकर उन्होंने क्या किया, फाइट करी है। किसके साथ फाइट, किसके साथ हुई, ये तो इसने डलहौजी ने तो ये संधि लगा दी थी, लेकिन फाइट हुई है, देखिए, जनरल हुकरोस के साथ में हुई थी, HUGH, हुकरोस। मैं स्पेलिंग इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके अगर समझ में ना आए तो आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो अब देखिएगा, इसमें बस इतना ही था। अब नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ द रिवोल्ट। देखिए इसने कहा है सेपरेशन ऑफ द रिवोल्ट, मतलब क्या कारण था, क्या कारण था विद्रोह का, या विद्रोह का दमन क्यों हो गया। सेपरेशन ऑफ द, हमने कोशिश तो पहले पढ़ लिए थे, एंड सेपरेशन ऑफ द रिवोल्ट। इसमें ये कहा है कि द इंग्लिश स्टार्ट
यानी ब्रिटिश ने दोबारा रीगेन कर लिया था लॉस कंट्रोल, जो भी उन्होंने अपना कंट्रोल खोया था भारत के ऊपर, उन्होंने दोबारा से उस पर कंट्रोल कर लिया था। किसके अंडर में था ये? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के। ठीक है, इसका अंडर था। आपको पता है ये फर्स्ट वाइस राय था लॉर्ड कैनिंग 1857 58। ठीक है, अब देखिए इसने कहा पंजाब और मद्रास गेविन, पंजाब और मद्रास। तो आपको पता है कि नहीं, उन्होंने कुछ भी मतलब साथ नहीं दिया था, लेकिन उसे भी कैप्चर कर लिया था। उस पर दोबारा से अपनी कमांड बना ली थी। डिमांड द ब्रूटल redistribution on countrymen on the rebel tops from the कलकत्ता। ठीक है, एंड ऑन 18 जुलाई 1857 में बितुर और कानपुर, क्योंकि कानपुर आपको पता है कानपुर में रिवोल्ट अच्छा खासा हुआ था। वैशलिस आवेदन नाना साहब के अंडर में था। तो क्या किया इन्होंने? नाना साहब एंड हु क्लेम स्केप टू द नेपाल, उसे नेपाल भाग गया था। तात्या तोबे इस प्राइम मिनिस्टर थे उनके। ही फॉल्स बिहाइंड द लक्ष्मी बाई। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थे तात्या तोपे उनका, आप ये कह लो पेशवा भी कहते थे पहले। और थ्रू फॉर्स रानी लक्ष्मीबाई के साथ में थे ये। देखिए फिर जो थे सर एक्टल विल्सन निकोलस और सर जॉन लॉरेंस, ये क्या थे? मिलिट्री ऑफिसर थे। आ सकता है दिल्ली के मिलिट्री ऑफिसर थे फ्रॉम द रेबल, जब रेबल हुआ था। ठीक है, इन्होंने दोबारा से दिल्ली कैप्चर कर लिया था और ये सितंबर 2 1857 में दोबारा से दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, बहादुर शाह को सरेंडर कर लिया था और बहादुर शाह क्या हो गया था? सरेंडर हो गया था। ये डेट याद रखिएगा जरूर, सितंबर 20 1857। और जो इसकी डेथ हुई थी बहादुर शाह की, नवंबर 17 1862 में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इसका जो यंगर सन था शो डेडली पब्लिकली उसे मारा था इन्होंने। ब्रिटिश का यही काम था कि वो पब्लिकली मारते थे ताकि और भी उनके खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। तो सितंबर 2 1857 में खूनी दरवाजा दिल्ली, वहाँ पे उसे हत्या कर दी थी। ठीक है, देखिए जो अवध था, अवध लखनऊ कैप्चर था, मार्च में से कैप्चर कर लिया था 1858 में। बेगम हजरत महल नेपाल में चले गए थे। स्केपिंग मौलवी अहमदुल्ला किल एनकाउंटर में मारा गया था। ये जून 1858 में। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को बैटल में रिवोल्ट में मार दिया गया था। फिर उसका ग्वालियर का कैप्चर करा था, ग्वालियर का। और ग्वालियर का कैप्चर किसने करा था? हुक रोस कैप्चर ग्वालियर जून 1783 में ग्वालियर को कैप्चर कर लिया गया था। स्टूडेंट, मैं ये आपको इम्पोर्टेंट समझा रही हूँ क्योंकि आई थिंक सो इसकी कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, क्लास में पढ़ी होगी, या फिर अपने बुक है आपके पास में, इसे रीडिंग कर ली होगी। तो मैं इसके इम्पोर्टेंट इसलिए बता रही हूँ ताकि ये याद करने वाली चीज़ है, ये फैक्ट है। ठीक है, देखिए जब ये 1857 में ये युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई मारी गई तो वहाँ से नाना साहब और तात्या तोपे दोनों भाग गए थे जंगल वगैरह में, तो सेंट्रल इंडिया में जाके बस गए थे। ठीक है, तो इन्होंने वहाँ पे क्या किया, फिर भी ये फाइट करते रहे, कंटिन्यू फाइट रही थी इनकी ब्रिटिशर के साथ में। ब्रिटिशर ने क्या किया, कैप्चर किया। ठीक है, सोते हुए को पकड़ लिया और इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी 15 अप्रैल 1859 में। ठीक है, इन लीडर्स को दोनों को, और बेगम हजरत महल और नाना साहब दोनों को नेपाल भेज दिया गया। ये सब उन्होंने रिकैप्चर कर लिया, दोबारा से रिस्टेबल कर लिया फुल पावर में, दोबारा से इंडिया को रिस्टेबल कर लिया। तो ये जो युद्ध था ये
1859 में ये युद्ध एंड हो गया, ठीक है सब, क्योंकि सब जगह इन्होंने अपना कैप्चर दोबारा से कर लिया। द ब्रिटिश अडॉप्ट द पॉलिसी नो प्रिजनर, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा युद्ध हुआ, मारे गए, किसी को भगा दिया, लेकिन इन्होंने कैदी नहीं बनाया किसी को भी, ठीक है, इनकी एक ही पॉलिसी काम करी कि किसी को कैदी नहीं बनाया। एंड द ब्रिटिश retaliation in called the devil's wind and reflect the hostile mood that time। मतलब उस टाइम इन्होंने क्या किया कि बस किसी को कैदी नहीं बनाना, लेकिन इन्होंने इंडियंस की मेंटेलिटी को समझा और बस वैसे ही फिर ऐसे ही इन्होंने डिवाइड एंड रूल को अपनाया, ठीक है। रीजन टू द फेलर, क्या रीजन से फेलर के, देखिए फेलर के क्या रीजन थे। द प्रिंसिपल रेबल लीडर नाना साहब, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई वर नो मैचेस ब्रिटिशर ओपोनेंट, यानी इनका ब्रिटिश के साथ में कोई मैच नहीं था, क्योंकि इनका मोटिव अलग अलग था, ठीक है, किसी को अपने स्टेट चाहिए था, ठीक है, कोई ऐसे ही लड़ रहा था। दत्तक पुत्र को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था उस संधि के लिए, इसलिए ये जो थे अलग अलग मोटिव था, ठीक है। और उसमें जो सर्विस में वहाँ पे सर्विस में थे वो लॉरेंस ब्रदर, जॉन निकोलस, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी में ये वर्क कर रहे थे, जेम्स आउटरेम, तो इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। लॉरेंस ब्रदर, जॉन निकोलस, जेम्स आउटराम, हेनरी हैवरॉक और एडवर्ड, ये भी मतलब इन्होंने भी ब्रिटिशर का पूरा साथ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट थी इनकी प्योरली यानी बेकार जो इनके पास में औजार थे वे थे, ठीक है, बस थोड़ी सी गन थी, अब उनके पास तो नई नई मॉडल की गन्स, बारूद सब कुछ थे, ठीक है। वैन द डीलिंग विद द ट्रेंड, और उनके पास में जो मतलब जो सिपाही भी थे ना वो बहुत ज़्यादा वेल ट्रेनड थे, और जबकि इंडियन के पास नहीं थे। इंडिया शुरू से ही वेपन डिफेंस मामले में वीक रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी लेकिन क्या करा पॉपुलेशन डिड नॉट सपोर्ट, जैसे मद्रास, पंजाब एंड लैंडलैंड, ठीक है ना, तो कईयों ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया था। जैसे कि देखिए निज़ाम ऑफ द हैदराबाद, सिकंदर, बेगम ऑफ द भोपाल, सर जंग बहादुर, मिनिस्टर ऑफ द नेपाल एंड महाराजा सिंधिया, तो क्या करा था इन्होंने इन्हें सपोर्ट नहीं किए थे इंडियंस को। एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ द रेबल फाउंड द डिफरेंट रीजन, ये मेन पॉइंट है, ये पूरे इसमें 1857 के चैप्टर में पूरे में आता जा रहा है कि डिफरेंट रीजन था, ठीक है, पंजाब ने सपोर्ट नहीं किया था, ओके। देखिए अब चेंज इंट्रोड्यूस आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, यानी अब इसके क्या रिजल्ट रहे थे, युद्ध तो हो गया था, सब रिस्टेबल भी कर दिया था कंट्रोल ने, ब्रिटिशर ने कंट्रोल कर लिया था, रिस्टेबल पे किया था, लेकिन मेजर चेंज उसने क्या किया था एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिसी में, ठीक है। देखिए आफ्टर रिवोल्ट, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आफ्टर रिवोल्ट द इंग्लिश ईस्ट कंपनी रूल केम टू द एंड ऑफ द एक्ट को एंड कर दिया उन्होंने किया गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया 1850 में, क्वीन विक्टोरिया ने कि अब जो है ब्रिटिशर ऑफ इंडिया, अब ब्रिटिशर ऑफ इंडिया सोवरेनिटी पे जोर देंगे, ठीक है, और डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन को स्टेबल्स कर दिया था, यानी कोई अब किसी की ज़मीन नहीं लेगा, कोई किसी पे रेवेन्यू नहीं लगाएगा, ठीक है, तो गवर्नर जनरल को वायसराय में बदल दिया गया, ठीक है, और क्राउन का रूल अपना दिया गया, स्पेशल एक्ट बना गया
बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ द कंट्रोल वर अबॉलिश, ये दोनों चीज़ को मतलब ख़त्म कर दिए गए, दोनों चीज़ ख़त्म कर दी गई। और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वॉज द क्रेडिट, अब इन दोनों कंपनियों को ख़त्म कर दिया गया, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ द कंट्रोल को ख़त्म करके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को रख दिया गया, क्रेडिट कर दिया गया। इसमें 15 मेंबर को रख दिया गया। देखिए, द ब्रिटिशर रियलाइज द मिस्टेक, एंटागोनिस्ट द रूलर द इंडियन स्टेट अंडर द प्रोक्लेम आल्सो नोन एज ए मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया पीपल। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था, उसने एक दरबार लगाया इलाहाबाद में, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इलाहाबाद नवंबर 158 को एक दरबार लगाया था लॉर्ड कैनिंग ने, और उसमें क्वीन को बुलाया था, एलिजाबेथ को। ठीक है, क्वीन प्रोक्लेम thus sought to pay due to regard the traditional and custom of the Indian princes given to the right to the adopt। वहाँ पे कहा गया कि जो भी इंडियन प्रिंसेस होंगे, जो इनके राज्य होंगे, वो इन्हें पूरा अधिकार है, ठीक है, अडॉप्ट करने का। ठीक है, और ये पॉलिसी भी डॉक्ट्राइन ऑफ द लेप्स को नष्ट मतलब कि ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, एनसेक्शन पॉलिसी अब जो स्टेट में था कब्जा करते थे वे, उसे कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, और उनके जो जिनके राज्य थे उन्हें वापस दे दिए गए। अब प्रोक्लेम घोषणा की गई कि ऑल इंडियन वुड बी द एलिजिबल एंटर टू द एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, यानी अब 1858 के बाद में कि जो इंडियन है वो अलाउ करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, जैसे IAS IPS। तो ये जब भी हुआ था। ठीक है, बेसिक ऑफ द एजुकेशन और एबिलिटी के हिसाब से, और कोई भी रेस क्राइड मतलब कि रंग रूप के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज किया गया था वो एजुकेटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशली दोनों में चेंज किया गया था। चेंज करने के तौर पे उन्होंने बनाया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन हाई कोर्ट 1861 और इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 बनाया गया। ये इंडियन के लिए बनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में आ सकते हैं। देखिए, ब्रिटिशर समझ चुके थे किसकी, इंडियन की मेंटलिटी को, जो वहाँ पे नवाब थे, प्रिंसेस थे, तो उनकी मेंटलिटी को समझ सके थे। तो उन्होंने एक ही बात रियलाइज़ की थी, हिंदू मुस्लिम की इनकी यूनिटी बहुत थी। तो उन्होंने फिर, क्योंकि 1857 में यूनिटी को बहुत ज़्यादा रेफरेंस दिया गया था इसमें मुस्लिम और हिंदू की, तो उन्होंने ये बाद में सोचा कि क्यों ना हम डिवाइड एंड रूल खेले, अपने आप ही ये देश बढ़ जाएगा अपने आप ये देश बढ़ जाएगा जब हम हिंदू और मुस्लिम को दोनों को अलग अलग करेंगे, और हम इन पे पूरी लाइफ मतलब इतने जिएंगे तो ब्रिटिश का ही राज रहेगा। ठीक है, देखिए, फिर उन्होंने कहा है कि जनरलशिप लॉर्ड मायो एंड विद द पब्लिकेशन सर विलियम हॉन्टर ने एक बुक लिखी थी, द इंडियन इज मुसलमान, 1871 में लॉर्ड मायो ने पब्लिश करी थी। ठीक है, और ये बुक किसकी थी, सर विलियम हंटर की, कि इंडियन मुसलमान 1857 में एड्रेस किया था। बस बेसिकली उसने ये जो बुक लिखी थी ना, मुसलमान को भड़काने के लिए लिखी थी, क्योंकि उनके अंदर एक सीड पैदा करना था द्वेष भावना का। इसमें ये कहा गया था कि जो बंगाल की जो है, सॉरी स्टूडेंट, ये जो बैकग्राउंड से नॉलेज ये वॉइस आ रही है ना, इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो ये मुसलमान ऑफ द बंगाल थे, तो मुसलमान बंगाल के की कहा गया था कि आपका स्टेटस हिंदू से बैकवर्ड है, हिंदू में पढ़े लिखे एजुकेटेड है, लेकिन आपके इसमें आपकी कास्ट में एजुकेटेड पढ़े लिखे शिक्षा के क्षेत्र में एंड रॉयल्टी के क्षेत्र में सब पिछड़े हुए हैं। तो वहाँ से धीरे धीरे इन्होंने मुसलमानों के मन में द्वेष भावना, भेदभाव हिंदू के खिलाफ भरना शुरू कर दिया था। लास्ट इसका रिजल्ट बस यही निकाला कि जो हिंदू और मुस्लिम है उन दोनों में बंटवारा करना। ठीक है, इन्होंने लास्ट में यही निकाला कि जो भी होगा मुस्लिम और हिंदू को डिवाइड करेंगे। अब सिग्निफिकेशन ऑफ द रिवोल्ट, अब इसकी सिग्निफिकेशन क्या है रिवोल्ट की। ठीक है,
इसमें क्या था, इसका रिवोल्ट का फैक्ट था कि वॉइस थ्रू द वॉलंटरी, यानी आवाज़ के थ्रू वॉलेंट हो गया था। ठीक है, क्लासिक ऑफ द पीपल, मिडिल क्लास के पीपल एंड ब्रिटिश आर्टिशन, ये सब क्या थे, वॉयलेंट हो चुके थे। देखिए इसमें ही कहा है कि ब्रिंग द इंडियन टुगेदर द इम्पार्ट टू दैम द कंसियस ऑफ द बिलोंग, यानी नेशन, जब 1857 तक जो पीपल थे, इंडियन थे, वो नेशनलिज्म से बिल्कुल अननोन थे, उन्हें नहीं पता था कि राष्ट्रीय एकता क्या होती है। ठीक है, बस वो एकता क्या होती है वो इस सबसे अवेयर नहीं थे, और बस युद्ध लड़ते जा रहे थे और अपनी जान गंवाते जा रहे थे। दूसरा फैक्टर क्या था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर, इन दोनों का यूनिटी थी। अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल में कि मुस्लिम वेल रिप्रेजेंटेटिव लीडरशिप, नाना साहब, अजीमुल्ला और मुस्लिम, ठीक है ना। तो एक हिंदू के साथ में ये नहीं कि भाई मुसलमान क्यों है, तो उसका लीडरशिप भी था, प्राइम मिनिस्टर भी था, लक्ष्मीबाई को, रानी लक्ष्मीबाई को किसका सपोर्ट मिला था, अफगान सोल्जर का। ठीक है, अफगान जो सिपाही थे उनका। तो इस रिवोल्ट के ऊपर भी बहुत सारी बुकें लिखी गई है। ठीक है, तो क्या कहा, फ्रांस, जर्मनी, इन सब में बुक लिखी गई है। तो नेशनल रिवोल्ट देखिए इसमें ये कहा है, बेचामी देसाई इन द हाउस ऑफ द कॉमन 27 जुलाई 1857 में कहा गया कि इट इज़ ए मिलिट्री म्यूटेनी, मिलिट्री मैंने आपको समझाया था, और इट इज़ अ नेशनल रिवोल्ट, इन दोनों में से क्या है। कॉल मॉक्स ने कहा कि समर ऑफ द 1857 एक्सप्रेस द सम डाउट इन द पेज न्यूयॉर्क। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे जो फेमस है मैं आपको वही बता रही हूँ। फिर लिखा गया कि क्रिश्चियन TR ओलम्स ने कहा, देखा ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड द बारबेरिज्म। ठीक है, आल्सो द फॉरवर्डेड। बस स्टूडेंट्स अब ये देख लीजिएगा, लास्ट ये बचे है कि ब्रिटिश पॉलिसी ड्यूरिंग द 1861 में। तो 1861 में इंडियन सर्विस एक्ट पहले पढ़ाया, तो उसमें तक क्या था कि बीइंग ए सिविल सर्वेंट 7 ईयर सर्विस इन इंडिया वाज द रिक्वायरमेंट, अपॉइंटमेंट इनवैलिड इफ वाज द अप्रूव द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट विद इन 12 मंथ। ठीक है, एंड देखिएगा इंडियन हाई कोर्ट 1861 में हुआ था। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट एंड सरदार दीवानी अदालत प्रेसिडेंटेड टाउन में, जो टाउन में सरदार दीवानी अदालत बनती है, और ब्रिटिश क्राउन ने स्टेबल किया था हाई कोर्ट बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, यानी इन तीनों शहर में सबसे पहले होता। क्वेश्चन आता है इस पे कि हाई कोर्ट ऑफ द बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में स्टेबल किया गया था। ठीक है, और ये जो पहले चलते थे कि सरदार, निजामत अदालत और फौजदारी अदालत, ये अबॉलिश कर दिए गए थे। ठीक है, बस एक ही कोर्ट बनाया था, हाई कोर्ट 1865 में बना था, और जी फिर गवर्नर जनरल एम्पावर था। ठीक है, लिमिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन में एक्ट 1869 के तहत, और जो इसके इंडियन सब्जेक्ट थे फ्रॉम द नेटिव क्रिश्चियन से लिए गए थे। देखिए स्टूडेंट, फिर ये था रॉयल टाइटल एक्ट 1876, इम्प्रेस ऑफ द इंडियन काउंसिल 1861। ठीक है, जनरल गवर्नर, चेंज इन द कंपोजिशन, जनरल गवर्नर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द लेजिस्लेटिव। तो यानी जनरल गवर्नर को कंपोजिशन हुई लेजिस्लेटिव पर्पस में। ठीक है, तो उनकी जो पावर थी लेजिस्लेशन में, वो बॉम्बे और मद्रास में रखी गई थी, चार्टर एक्ट 1833 में। ओके, फिर इसके एम्पावर, जनरल गवर्नर को एम्पावर दिया गया अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को हायर कर सके एंड एब्सेंस ऑफ द हेडक्वार्टर। ठीक है, और ओवर रूल कर दिया गया, मतलब कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है इसको अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, एंड देखिएगा इसमें कि काउंसिलिंग वर पोजिंग फॉर द बंगाल
पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट अंडर द लेफ्टिनेंट गवर्नर और नॉमिनेट गवर्नर। इन दोनों क्या किया कि बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट काउंसिलिंग में ये जो गवर्नर के अंडर में नॉमिनेट मेंबर कर दिए। तो गवर्नर नॉमिनेट मेंबर कर सकता है और नॉमिनेट मेंबर से गवर्नर को चुना जा सकता है। देखिए स्टूडेंट, बस एक यही है कि 1892 में क्या हुआ था। 1892 में कहा था कि लोकल जो काउंसिलिंग है वह टू बी द सेटअप पंजाब, नॉर्थ वेस्ट और अवध में सेटअप की गई थी। ठीक है, इसमें इलेक्टेड मेंबर को बढ़ा दिया गया था। 1885 से 1889 तक का डिमांड की गई थी। इसमें डिमांड की गई थी रिफॉर्म किया जाए। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर को इंक्रीज किया जाए। इसी के तहत 1892 के तहत रिप्रेजेंटेड एलिमेंट वाज द इंट्रोड्यूस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपालिटी, यूनिवर्सिटी एंड चैम्बर ऑफ द कॉमर्स विद एम्पावर ऑफ द रिटर्न देयर द मेंबर ऑफ द काउंसिलिंग फर्स्ट टाइम। तो इनकी काउंसिलिंग की गई, ये पावर में आए। ठीक है, और जी सबसे मेन इंपॉर्टेंट जिस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इंट्रोड्यूस थ्रू द इनडायरेक्टली इलेक्शन हुए थे। मेंबर क्या थे? मेंबर क्वेश्चन पूछ सकते थे बट नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो वे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकते थे एंड उन्हें अलाउ भी नहीं था वोट के लिए। ठीक है, देखिए उनकी क्या थी, फाइनेंशियल पॉलिसी सेपरेशन ऑफ द पावर। 1883 में फाइनेंशियल पावर जो थी वो जनरल गवर्नर काउंसिलिंग में आती थी और प्रोविजनल गवर्नर नॉट हैविंग एनी पावर ऑफ द टैक्सेशन। तो उनकी कोई पावर नहीं रखी गई थी अब की बार कि वो टैक्सेशन लगा सके। लॉर्ड रिबन ने अबॉलिश कर दिया था सिस्टम ऑफ द फिक्स ग्रांट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविजन। ठीक है, रॉयल कमीशन डिसेंट्रलाइज इन द 1977 में बना था। इसमें प्रोविजन हेड था एंड डिवाइडेड हेड था। एंड इस जो ये बना था रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, इस पे फोकस ओपन द डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस need based altitude to central government was not interfere with the revenue and provision government। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें यह था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंस की जो नीड होगी एल्टीट्यूड और सेंट्रल गवर्नमेंट की वो पूरी की जाएगी, बट वो रेवेन्यू पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंटरफियर नहीं करेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है रॉयल आर्मी सैनिटरी कमीशन 1863 में बना। ये कमीशन की सन पूछ लेते हैं, क्या था इसका, प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन टू बी यूज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी इंस्टीट्यूशन। तो स्टूडेंट फिर रॉयल आर्मी सैनिटरी कमीशन 1863 में हुआ, प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन बी यूज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। तो यूज़ किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी इंस्टीट्यूशन के लिए। और 1881 में गवर्नमेंट ऑफ द रिबन पास सोल्यूशन एक मतलब रिसोल्यूशन पास किया गया, ये कह लो कि एक्ट पास किया गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन इन्वॉल्व द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लोकल एरिया, यानी लोकल बॉडीज़ को को बढ़ाना एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंक्रीज करना। ठीक है, और जो भी है सफिशेंट फंड देना, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराना और मेनली रूरल एरिया पे फोकस देना। तो ये सब इस एक्ट के द्वारा लॉर्ड रिबन ने ये सब किया है। आई थिंक अब ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है और आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ठीक है, घटना चक्र वाले और जो आयोग ने पूछे हैं और यूपीएससी वाले भी कराऊंगी। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए। जय हिंद।